बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट में अगर इस चैप्टर में एमसीक्यू आते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ही होते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अपना कापी पेन निकाल लें। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम YDSE भी लिख सकते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में पूरा वर्ड लिखने के बजाय YDSE लिखा हुआ आता है। कुछ इसके पहले वर्डिंग के एमसीक्यू की बात करते हैं, फिर आगे इसकी डिटेल में चले जाएंगे। एक एमसीक्यू आ रहा था, यंग डबल स्लिट ने, जो यंग्स है उसने अपना एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कब दिया था ना, तो इसने अपना एक्सपेरिमेंट 1801 में दिया। फिर आ रहा होता है कि यंग्स ने अपना एक्सपेरिमेंट तो 1801 में किया, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था प्रूव क्या करता है, तो हम कहते हैं दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दी वेव नेचर ऑफ लाइट। ये बात याद रखनी है कि दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दी वेव नेचर ऑफ लाइट, एक बात होगी। फिर एमसीक्यू आ रहा था कि यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में आइडिया किस साइंटिस्ट का यूज़ किया था। बात समझ आ रही नहीं, किसने किस साइंटिस्ट का आइडिया अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। तो याद रखना, इसने आइडिया जो था वो हाइजीन्स का यूज़ किया था। तो इसने आइडिया अपने एक्सपेरिमेंट में हाइजीन्स का यूज़ किया था। हाइजीन्स का कैसे आइडिया यूज़ किया वो अभी डायग्राम बनाता हूँ, तो इस पॉइंट को मैं स्टार बना देता हूँ, इस पॉइंट को फिर थोड़ा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेकिन अब अभी वर्डिंग के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आज इन यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में आइडिया किसका यूज़ किया था, तो आइडिया इसने हाइजीन्स का यूज़ किया था, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछता है ना, इस हाइजीन्स जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सॉरी, इसका प्रिंसिपल कौन सा है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका प्रिंसिपल बताया था कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो प्रिंसिपल है वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स या डिवीजन ऑफ वेवलेंथ है। तो मैंने लिखा है इसका जो प्रिंसिपल है वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स और डिवीजन ऑफ क्या होगा, वेवलेंथ, इसका प्रिंसिपल है। एक और वर्डिंग का एमसीक्यू आ रहा होता है कि यंग्स ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितने सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किए थे। तो आप लोगों ने याद रखना है, यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में 1 सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया था। तो अगर आपका एमसीक्यू आता है ना, यंग्स ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितने सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किए थे, तो यंग्स ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए 1 सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया था, एक बात होगी। फिर आप लोगों ने याद ही रखना है कि यंग्स ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक तो 1 सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया था। उसकी वजह ये थी कि यंग्स का उस वक्त ये ख्याल था कि 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। तो ये बात आप लोगों ने अपने पास लिख लें। तो मैंने लिख लिया है कि अकॉर्डिंग टू यंग्स 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, ये यंग्स की स्टेटमेंट थी। अब आप लोगों ने याद रखना है कि अब 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट हो सकते हैं। इसके आगे मैं एक और लफ्ज़ भी ऐड कर देता हूँ, एक्सेप्ट लेज़र। तो आप लोगों ने वर्डिंग में याद रखना है कि अगर आज अकॉर्डिंग टू यंग्स, तब ये कहेंगे 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। अगर ये बात लिखी हुई आ जाती तो आप लोगों ने इसको ठीक अज्यूम करना है। अगर आपका जनरल यही बात लिखी हुई आ जाए कि यहाँ से अगर एमसीक्यू बने ना, अकॉर्डिंग टू यंग्स, तो यहाँ तक बात थी ना, वो बात ख़त्म होगी। लेकिन अब अगर आपका एमसीक्यू यंग्स के अलावा यूँ आ जाता है कि 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, तो आप ऑप्शन में क्या चूज़ करोगे, एक्सेप्ट लेज़र चूज़ करोगे। लेज़र की डिस्कवरी जो है वो तो 20वीं सेंचुरी की है ना, और ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है 1801 के अंदर। तो यंग्स को तो लेज़र का आइडिया नहीं था, तो यंग्स ने तो यही कहा था कि 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट नहीं होते। लेकिन अब हमें पता है कि 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। अगर एमसीक्यू आता है तो एक्सेप्ट क्या होगा, लेज़र होगा। तो इस लेज़र का तल्लक यंग्स के साथ नहीं है, क्योंकि यंग्स के टाइम्स में लेज़र था ही नहीं, ठीक है। इसलिए यंग्स ने ये कहा था ना कि 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। इसी वजह से यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में 1 सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया था। इसकी अगर हम जनरल सी डायग्राम बनाएं तो कुछ यूँ बनती है, ये इसका एक सोर्स ऑफ लाइट है और ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, और ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट अपने वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसने अपने वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस किए। इन वेव फ्रंट्स को आप लोगों ने एक स्लिट में से पास किया। इस स्लिट को हम S1 कह देते हैं, S1 स्लिट में से पास किया, और यहाँ पर इसकी डायफ्रैक्शन स्टार्ट होगी। यानी जब इन वेव फ्रंट्स ने इस स्लिट में से पास किया है तो यहाँ पर जो फिनोमेना हो रहा है उसमें बोरोन लाइट की बेंडिंग स्टार्ट होगी है ना, और जो लाइट की बेंडिंग होती है उसी लाइट की बेंडिंग को हम डायफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर लाइट की डायफ्रैक्शन स्टार्ट होगी। फिर आप लोगों ने इसी लाइट के पाथ में 2 डिफरेंट स्लिट्स रखी हैं, ठीक है ना। इस स्लिट को लेट से चले, इसको मैं S0 कह देता हूँ ना,
इस स्लिट का नाम रख लेते हैं S1, इस स्लिट का नाम रख लेते हैं S2। तो मैंने इसके रस्ते में फर्दर 2 स्लिट्स रखी हैं और इसके सामने यहाँ पर जो मैंने चीज़ रखी है उसे हम स्क्रीन का नाम दे रहे हैं। ये मैंने स्क्रीन प्लेस कर दी। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये वेव फ्रंट्स आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं ना, तो इस वेव फ्रंट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे वेव फ्रंट आगे प्रोपोगेट कर रहा है इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अब जब ये वाला वेव फ्रंट स्लिट S1 के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगा और यही वेव फ्रंट देख लें स्लिट S2 के ऊपर भी स्ट्राइक करेगा, तो ये जो स्लिट S1 होगी और ये जो स्लिट S2 होगी ना, इस स्लिट S1 और स्लिट S2 जो होंगे इनके ये वाले जो पॉइंट्स होंगे दे बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब ये वेव फ्रंट पहुँचेगा ना, तो इस जगह पर वेव फ्रंट का जो पॉइंट होगा और इस जगह पर इस वेव फ्रंट का जो पॉइंट पहुँचेगा, यूँ ही इमेजिन करो ना, ये वेव फ्रंट आगे प्रोपोगेट होकर यहाँ पहुँच गए और ये वेव फ्रंट प्रोपोगेट होकर यहाँ पहुँच गया है। तो इस वेव फ्रंट के ये वाला जो पॉइंट जो इस जगह पर पहुँचा हुआ है और ये वाला पॉइंट इस जगह पर जो पहुँचा हुआ है, यानी स्लिट S1 के ऊपर एक पॉइंट पहुँच गया है, एक स्लिट S2 के ऊपर पहुँच गया है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे दे बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। मैं इधर लिख सकता हूँ, ये जो पॉइंट्स होंगे वो बिहेव करेंगे कि सोर्स की तरह, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। इसमें मतलब S1 स्लिट पे जो पॉइंट पहुँचेगा इस वेव फ्रंट का, वो भी सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा और S2 स्लिट पे इस वेव फ्रंट का जो पॉइंट पहुँचेगा वो भी सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अब अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने ये बताया था कि हाइजीन्स ने ये बात की थी कि किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, किसी भी वेव फ्रंट्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऑल पॉइंट्स बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। वो सारे पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और सेकेंडरी सोर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, वेवलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई है जिसके अंदर मैंने हाइजीन्स प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, तो उस वीडियो को देख लें, वहाँ पर आपको ये प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स का कंसेप्ट सही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तभी तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि ये जगह तो ओपेक है ना। ओपेक का मतलब है यहाँ से लाइट पास नहीं कर रही। तो ये वाला वेव फ्रंट जब यहाँ पर पहुँचेगा और ये वाला वेव फ्रंट जब इस जगह पर पहुँचेगा, तो इस वेव फ्रंट के दोनों पॉइंट्स बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। और सेकेंडरी सोर्स के बारे में बताया है कि सेकेंडरी सोर्स हमेशा प्रोड्यूस करेंगे वेवलेट्स। इसका मतलब ये हुआ, ये सेकेंडरी सोर्स की तरह पॉइंट्स बिहेव कर रहे हैं और ये पॉइंट्स अपने क्या प्रोड्यूस करेंगे, वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो मैं इनके वेवलेट्स अब ड्रॉ कर देता हूँ। ये यूँ समझने कि इस पॉइंट के वेवलेट्स हैं और ये इस पॉइंट के क्या आ रहे हैं, वेवलेट्स आ रहे हैं। अब जब ये वाले वेवलेट्स इस स्क्रीन पर जाकर कंबाइन होंगे ना, यानी वेवलेट्स जो हैं वो आगे प्रोपोगेट होते जा रहे हैं और इस स्क्रीन के ऊपर जब जाकर वेवलेट्स आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो इस स्क्रीन के ऊपर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। तो स्क्रीन के ऊपर हम जो फिनोमेना ऑब्ज़र्व करेंगे वो कौन सा है, इंटरफेरेंस है। तो अब ज़रा इन बातों को वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने सोर्स यूज़ किए हैं, 1 सोर्स यूज़ किया है। और फिर मैंने लिखा था इसने आइडिया किसका यूज़ किया है, आइडिया इसने हाइजीन्स का यूज़ किया है ना। हाइजीन्स का आइडिया किया है, क्या था कि इसने एक सोर्स से कितने सोर्स बना लिए हैं, 2 सोर्स बना लिए हैं। और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, जो कि स्लिट S1 और S2 के पॉइंट्स हैं, दे बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। और इन सेकेंडरी सोर्स ने अपने ये क्या प्रोड्यूस किए हैं, वेवलेट्स। और जब ये वेवलेट्स स्क्रीन पर जाकर कंबाइन हो रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर हम उनका क्या ऑब्जर्व करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। तो बेसिकली इसने फिर किसका आइडिया यूज़ किया, हाइजीन्स का आइडिया यूज़ किया था कि इसने एक सोर्स से कितने सोर्स बनाए, 2 सोर्स ऑफ लाइट बना लिए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसने आइडिया जो यूज़ किया था हाइजीन प्रिंसिपल का यूज़ किया था। फिर एक इसका एक प्रिंसिपल में मैंने लिखा था डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स। इसका प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है। अब देखिए, इस वेव फ्रंट ने जब यहाँ का पर आकर स्ट्राइक की है, तो यहाँ पर इस वेव फ्रंट की इस जगह पर और इस जगह पर इस वेव फ्रंट की डिवीजन नहीं हो रही। कुछ वेव फ्रंट इस तरफ जा रहे हैं, कुछ वेव फ्रंट इस तरफ आ रहे हैं। वो अलग बात है कि हाइजीन्स ने ये कहा था कि ये सारे क्या हैं, वेवलेट्स हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो आप यूँ इमेजिन करो कि ये वाला वेव फ्रंट ने जब यहाँ पर जाकर स्ट्राइक की है, तो इस वेव फ्रंट का कुछ पोर्शन इधर आ गया है, कुछ पोर्शन इधर आ गया है, और फिर इन्होंने दोबारा स्क्रीन पर जाकर क्या हुए हैं, कंबाइन हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसका प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ क्या है, वेव फ्रंट्स है। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक बात बोली थी कि इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना होता है, इंटरफेरेंस में मैंने एक लाइन बोली थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये लाइन जो मैंने दोबारा लिख दी कि इंटरफेरेंस में एनर्जी इज़ कंजर्व्ड बट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, कि एनर्जी कंजर्व रहती है लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। तो देखिए यहाँ पर जब डिवीजन ऑफ क्या हुई है, वेव फ्रंट्स हुई है, ये तो अब समझ आ गया ना।
इसका प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है। यहाँ पर वेव फ्रंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन ऑफ एनर्जी हुई है, लेकिन यहाँ पर जब जाकर यही जो वेवलेट्स हैं वो दोबारा आपस में क्या हो गए हैं, रिकम्बाइन भी हो गए हैं। तो इंटरफेस के दौरान एनर्जी तो कंजर्व हुई है, लेकिन क्या हुई है, रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि ये जब दोबारा रिकम्बाइन होंगे तो एनर्जी की दोबारा क्या हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, या रिकम्बिनेशन ऑफ क्या हो रहा है, वेवलेट्स हो रही है। तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि इस बात को आप यहाँ से समझ सकते हैं, एनर्जी ओवरऑल कंजर्व रहेगी, लेकिन एनर्जी क्या हो रही होगी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन के सेंस आप इसी सेंस में इस बात को समझ सकते हैं कि ये वेवलेट्स पहले स्प्लिट हुए हैं और फिर रिकम्बाइन हुए। स्प्लिट होना और रिकम्बाइन होने को हम बोलते हैं एनर्जी क्या हुई है, रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो जनरल स्कैम्स की आ सकते हैं। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 1801 में इसने एक्सपेरिमेंट दिया, प्रूव इसमें क्या हुई है, वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूव हुई है। आइडिया हाइजीन्स का यूज़ किया था। प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स या वेवलेट्स है वो आपको आइडिया हो गया, यहाँ पर वेव फ्रंट्स की डिवीजन हो रही है। सोर्स इसने एक ही यूज़ किया था। यंग्स का ख्याल था कि टू डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट नहीं हो सकते, इसलिए उसने वन सोर्स यूज़ किया था। आजकल के दौर में अगर हमारा MCQ आता है तो हम ये कहते हैं कि टू डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। आज भी वो बात बिल्कुल ठीक है, टू डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट नहीं हो सकते, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है, लेज़र है कि टू डिफरेंट लेज़र जो होते हैं वो कोहेरेंट हो सकते हैं। ठीक होगी बात। अब बच्चों हम देखते हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फिनोमेनास कौन से हो रहे हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर स्लिट्स हैं ना, जिस तरह ये एक स्लिट है, स्नाट है, S1 स्लिट है, S2 स्लिट्स है, तो जिस जगह पर स्लिट्स हैं वहाँ पर जो फिनोमेना हम ऑब्जर्व करेंगे वो डिफ्रैक्शन का होगा। यहाँ पर भी डिफ्रैक्शन हो रही है, S1 स्लिट के ऊपर भी डिफ्रैक्शन हो रही है, और ये जो S2 स्लिट है इस पर भी डिफ्रैक्शन हो रही है। और जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर जो फिनोमेना हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अगर आपका MCQ आता है यूँ कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन YDSC द प्रोसेस टेकिंग प्लेस वाज, अगर आपका यूँ MCQ आता है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस टेकिंग प्लेस वाज, तो आप लोगों ने उसका ऑप्शन चूज़ करना है। देखिए प्रोसेस यहाँ पर कौन सा हो रहा है, डिफ्रैक्शन भी हो रही है जिस जगह पर स्लिट्स हैं। डिफ्रैक्शन कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट को। तो डिफ्रैक्शन पे मैं ज़्यादा डिटेल से इसलिए बात नहीं कर रहा कि आगे इसका कंप्लीट आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पर बेंडिंग हो रही है, उस बेंडिंग को हम डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, और स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अगर आ जाते हैं इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस टेकिंग प्लेस वाज, तो फिर आप लोगों ने ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपके पास इंटरफेरेंस भी ऑप्शन में लिखा होगा और डिफ्रैक्शन भी लिखा होगा तो आप लोगों ने बोथ ऑप्शन चूज़ करना है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर आप लोगों ने जो चूज़ करना है बोथ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर आपका MCQ यूँ आ जाता है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस टेकिंग प्लेस वाज, ठीक है, तो फिर दोनों फिनोमेना हो रहे हैं, इंटरफेरेंस भी हो रहा है और डिफ्रैक्शन भी हो रही है। फिर इसका एक MCQ यूँ आ रहा होता है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस अंडर ऑब्जर्वेशन वाज, द प्रोसेस अंडर ऑब्जर्वेशन वाज, तो वो प्रोसेस जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो अंडर ऑब्जर्वेशन हमारे डिफ्रैक्शन तो नहीं है, अंडर ऑब्जर्वेशन जो चीज़ है वो क्या चीज़ है, इंटरफेरेंस है। तो अगर आपका MCQ आता है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस अंडर ऑब्जर्वेशन वाज, तो फिर आप लोगों ने उसका जो आंसर चूज़ करना है वो आप लोग इंटरफेरेंस चूज़ करेंगे। अब ख्याल रखना है कि अगर आ जाए द प्रोसेस टेकिंग प्लेस वाज तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन हम ऑब्जर्व इस प्रोसेस में कर रहे हैं। हम ऑब्जर्व करने का मतलब है यंग्स ने जो ऑब्जर्व किया था, तो यंग्स ने जिस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया था जो अंडर ऑब्जर्वेशन था वो क्या थी, इंटरफेरेंस उसके अंडर ऑब्जर्वेशन था, डिफ्रैक्शन उसके अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं था। या अगर आपके MCQ यूँ आ जाए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ, ये अब की वर्ड है बस आप लोगों ने नोट करने। अगर MCQ आ जाए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ, या यूँ आ जाए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज स्टडी ऑफ, ठीक है, इस तरह के वर्ड यूज़ हो जाए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ, या यूँ आ जाए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ स्टडी ऑफ, तो फिर भी आप लोगों ने ये दोनों वर्ड भी यूज़ होंगे। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट पे इंटरफेरेंस क्या है, तो इसके अंदर यंग्स ने स्टडी भी किस चीज़ को किया है, इंटरफेरेंस को ही स्टडी किया है। तो अगर ये वाले वर्ड्स भी MCQ में आ जाएं तो आप लोगों ने ऑप्शन कौन सा चूज़ करेंगे, इंटरफेरेंस ही चूज़ करेंगे। तो आप लोगों ने प्रोसेस टेकिंग प्लेस में बोथ ऑप्शन चूज़ करना है। अंडर ऑब्जर्वेशन प्रोसेस पूछे फिर भी इंटरफेरेंस है, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ पूछे या स्टडी ऑफ पूछे तो फिर भी आप लोगों ने इसका ऑप्शन जो था वो
इंटरफेरेंस ही चूज़ करना है। ये बच्चों मैंने बोर्ड पे आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ की है। इस डायग्राम में मैंने सिर्फ ये 2 स्लिट शो की हैं। S1 और S2 स्लिट्स को मैंने A और B का नाम दे दिए। अब S1 और S2 लिख लो, एक ही बात है। और ये सामने मैंने स्क्रीन को शो कर दी है। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये स्क्रीन है। तो बाकी इसका पोर्शन मैंने नहीं शो किया क्योंकि हम इसी जगह कोई स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको इस डायग्राम में वेव फ्रंट्स नज़र आ रहे हैं। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं और रेज़ क्या होती हैं, इसको हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। तो आप उस लेक्चर में वेव फ्रंट्स और रेज़ की डिटेल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ना, मैंने वेव फ्रंट्स की फॉर्म में बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर मैंने वेव फ्रंट्स की बजाय रेज़ बना ली हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 रेज़ ली हैं। एक स्लिट A से स्क्रीन के ऊपर जा रही है और एक जो रे है, ये रे 2 है, वो स्लिट B से स्क्रीन के ऊपर जा रही है। और ये दोनों रेज़ स्क्रीन के ऊपर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P है, वहाँ पर दोनों रेज़ जाकर मीट कर रही हैं। तो इंटरफेरेंस को इस FSC लेवल पर वेव फ्रंट्स की बजाय रेज़ की फॉर्म में स्टडी करना ज़्यादा आसान है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 रेज़ बना दी हैं। अब ये जो स्लिट A है और स्लिट B है, इन दोनों स्लिट्स के दरमियान में जो सेपरेशन आपको नज़र आ रही है ना, इस सेपरेशन को हम स्मॉल d से शो करेंगे। तो ये आप लोगों ने सिंबल्स याद रखनी है क्योंकि इन्हीं की बेस पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो स्लिट A और स्लिट B के दरमियान में सेपरेशन जो है उसको हम स्मॉल d से डिनोट करेंगे और स्मॉल d को मैं बोलूँगा ये स्लिट सेपरेशन है, यानी स्मॉल d इज़ कॉल्ड स्लिट सेपरेशन। ये स्लिट्स हैं और ये सामने स्क्रीन है। स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में डिस्टेंस को कैपिटल L से भी शो किया जाता है और कैपिटल D से भी शो किया जाता है। तो अगर कभी फार्मूला आइडेंटिफाई होने के लिए आए तो ख्याल रखना है कि स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको कैपिटल L या कैपिटल D दोनों से डिनोट किया जाता है। ज़्यादातर इसको कैपिटल L से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जब ये दोनों रेज़ जो स्लिट A से P पॉइंट पे जा रही है और स्लिट B से P पॉइंट पर जा रही है, जब ये दोनों रेज़ इस पॉइंट P पे मीट करेंगी तो उनमें इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, वो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ये डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे। तो पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि इस पॉइंट P तक जो रेज़ A से P पर जा रही है और B से P पर जा रही है, तो AP वाली रेज़ ने लेस पाथ कवर किया है और BP वाली रे ने ज़्यादा पाथ कवर किया है। तो हम इनका पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट A से इस BP लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पॉइंट A से BP लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं। ये AB, इस पॉइंट को हम कैपिटल D कह देते हैं। अब ये जो आपको साइड इसकी नज़र आ रही है ना, ये जो साइड है, ये साइड जो होगी BD जो आपको नज़र आ रही है, यही BD बेसिकली, इसको मैं डेल्टा S कह देता हूँ, यही BD जो है वो पाथ डिफरेंस है। तो अब हम लोगों ने इस पाथ डिफरेंस को बताना है कि पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा। वैसे हमें नज़र तो आ गया, ये जो BD आपको नज़र आ रहा है यही पाथ डिफरेंस है। अगर आप गौर करें, चलें मैं इस ट्राइंगल को अलहदा बनाकर आपको समझा देता हूँ। ये बच्चों मैंने ट्राइंगल अलहदा करके बना दी है। ABD पॉइंट हो गया, एंगल थीटा हो गया। हमें इस ट्राइंगल में क्या चीज़ चाहिए, BD चाहिए, और आपका किसकी वैल्यू गिवन है, AB गिवन है। तो उधर आप नोट करें तो AD जो बनेगी, इस साइड के साथ 2 एंगल हैं, तो ये इसकी बेस हुई, ये 90 का एंगल परपेंडिकुलर हो गया और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो हम ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को लिंक करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें BD की वैल्यू चाहिए और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू D हमें गिवन है। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करती है वो तो साइन थीटा होती है। साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BD और हाइपोटेन्यूज AB हो जाएगा। अगर इसमें बच्चों हम वैल्यूज पुट करें तो साइन थीटा इक्वल टू BD को तो BD ही लिखा रहने दें, यानी BD को तो हम BD लिखा रहने देंगे, लेकिन AB जो है उसको हम D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख लें आपका जो BD जो कि पाथ डिफरेंस था वो किसके इक्वल हो गया, D साइन थीटा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो BD पाथ डिफरेंस बन रहा है, दिस पाथ डिफरेंस इज़ इक्वल टू D साइन थीटा होगा। तो अब ऑनवर्ड आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर कभी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस का फार्मूला पूछे आप लोगों से, पहला फार्मूला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बन गया, अगर पाथ डिफरेंस का फार्मूला पूछे
तो वो डी साइन थीटा की इक्वल होगा। और हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं इस फार्मूले को थोड़ा चेंज करके यूँ लिख सकता हूँ, डेल्टा एस इक्वल टू डी साइन थीटा। अब इस फार्मूला आपसे एक तो फार्मूला आइडेंटिफाई होने के लिए भी आ सकता है। आइडेंटिफाई होने का मतलब ये है कि आपसे पूछे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस का फार्मूला बताएं, तो डेल्टा एस डी साइन थीटा होगा। इसके आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं। किस तरह के एमसीक्यू बनेंगे? सपोज कर लें डी यहाँ पर क्या चीज़ है, मैंने आपको पहले बताया कि डी यहाँ पर हम बोलेंगे स्लिट सेपरेशन को। इस स्लिट और इस स्लिट के दरम्यान में सेपरेशन है जिसे हम स्लिट्स डी से डिनोट कर रहे हैं ना। अगर आपको स्लिट सेपरेशन गिवन हो 2 मिलीमीटर, यानी किसी क्वेश्चन में स्लिट सेपरेशन 2 मिलीमीटर गिवन है और आपको जो एंगल गिवन है वो सपोज कर लेते हैं 30 डिग्री है, और आपसे कहता है कि रेस के दरम्यान में पाथ डिफरेंस बताएं, यानी ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है और आपको स्लिट सेपरेशन गिवन है और इन रेस के दरम्यान में आप लोगों ने पाथ डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो पाथ डिफरेंस हमें पता है डी साइन थीटा के फार्मूला से कैलकुलेट होगा। तो इस फार्मूला में सिंपली वैल्यूज पुट कर दो। डी की जगह पर हम क्या लिख सकेंगे 2, याद रखना है यूनिट्स मिलीमीटर हैं। साइन 30 सबको याद है 1/2 होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 क्या हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। अगर इसको सिस्टम इंटरनेशनल में लिखें तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो इस तरह हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों आपको आइडिया हो गया कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस क्या होता है और उसका फार्मूला के क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर उसमें आपको 3 चीज़ें हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पाथ डिफरेंस की क्वेश्चन आए। आप यूँ सोचो इसमें 3 वेरिएबल हैं, डेल्टा एस, डी और थीटा। इन तीनों चीज़ों में से कोई सी भी 2 गिवन हो तो थर्ड वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करें आपको कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि डी कहता है कैलकुलेट करो, डी क्या चीज़ है, स्लिट सेपरेशन कहता है कैलकुलेट करो। तो स्लिट सेपरेशन में अगर आपको पाथ डिफरेंस गिवन है और आपको एंगल गिवन है, देखिए ना डी की वैल्यू यहाँ से निकालें, डेल्टा एस क्या चीज़ है, पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अगर वो जो दोनों रेस हैं उन दोनों रेस के दरमियान में आपको ये पाथ डिफरेंस दे दिया जाए, ठीक है। अगर आपको पाथ डिफरेंस गिवन हो डेल्टा एस पता है ना, बी डी को शो कर रहा है ना, सिंपल है ना, बी डी लिखें डेल्टा एस लिखें। अगर पाथ डिफरेंस गिवन हो और एंगल गिवन हो तो हम स्लिट सेपरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि अगर डेल्टा एस और डी आपको गिवन हो तो यहाँ से हम इजीली इस एंगल की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीनों तरह से आप लोगों ने इस फार्मूलेस को अलग-अलग लिख लेना है और इसके अंदर वैल्यूज़ खुद से एज्यूम करें, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अब अच्छा हम देखेंगे इस पॉइंट पी पे इन दोनों रेस के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है वो तो डी साइन थीटा है। इंटरफेरेंस कौन सा होगा ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो उस पॉइंट पी पे ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, अगर ये जो पाथ डिफरेंस है ना डी साइन थीटा, आपको याद होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी, एम लैम्डा थी ना। तो अगर जो डी साइन थीटा है वो किसकी इक्वल हो जाए, एम लैम्डा की इक्वल हो जाए, तो वो जो पॉइंट पी है उस पॉइंट पी पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर आपका डी साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा हो तो उस पॉइंट पे इंटरफेरेंस कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और एम आप लोगों को पता है इसकी वैल्यू जो होती है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम की वैल्यू मैं ऊपर पुट कर दूँ तो डी साइन थीटा अगर एम को 0 पुट करें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 पुट करें लैम्डा या +- लैम्डा आप लिख सकते हैं, मैं सिंपल लैम्डा ही लिख रहा हूँ। 2 पुट करें 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हो कि अगर ये जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों रेस के दरम्यान में वो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा तो उस पॉइंट पे जो इंटरफेरेंस होगा वो आप लोगों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एम क्या चीज़ है, एम बेसिकली हम इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस। इसमें ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस गिवन होगा या इसमें ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस की बजाय ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ कौन सा, ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज का कौन सा ऑर्डर है ना, तो ये हम एम ऑर्डर को भी बोलते हैं और एम की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। तो इसमें देखिए 4 चीज़ें हैं, एक आपको डी गिवन है, एक थीटा है, एक एम है और एक लैम्डा है। एम आपको समझ आ गया, ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज होगा। ब्राइट फ्रिंज क्यों बोल रहा हूँ, जिस जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी वो ब्राइट होगी। फ्रिंज क्या चीज़ होती है, इंटरफेरेंस की जो लाइन होती है ना, उस इंटरफेरेंस की लाइन को हम फ्रिंज बोलते हैं। ब्राइट इसे क्यों कह रहे हैं
क्योंकि इंटरफेस कंसेक्टिव इंटरफेस हो रहा है। अब कोई भी बच्चों न्यूमेरिकल आ जाता है, इन 4 चीज़ों में से कोई भी आपको 3 गिवन हो तो फोर्थ वन को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। फॉर कंसेक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है या कंसेक्टिव इंटरफेरेंस लफ्ज़ लिखा हो या ब्राइट फ्रिंज लिखा हो, उस केस में आप लोगों ने इसी फार्मूला से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जो पाथ डिफरेंस तो डी साइन थीटा ही रहेगा, वो तो फिक्स है ना, पाथ डिफरेंस आपके पास डी साइन थीटा है। अगर ये पाथ डिफरेंस जो है वो इक्वल टू हो जाए m+1/2 लैम्डा की इक्वल हो जाए, ठीक है ना, या अगर हम इसका एलसीएम लेकर लिख सें तो बन जाता है 2m+1 × λ/2 हो जाए। तो उस केस में जो इंटरफेरेंस होगा वो आप लोगों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपका डी साइन थीटा m+1/2 लैम्डा की इक्वल हो, या हम इसको लिख सकते हैं 2m+1 × λ/2 भी इसको लिख सकते हैं। तो उस केस में जो इंटरफेरेंस हो रहा होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो m होगा ना वो शो करेगा ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज, यानी इस केस में ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज यानी इंटरफेरेंस की लाइन बनेगी वो डार्क फ्रिंज बनेगी या डार्क लाइन बनेगी। तो दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं कि अगर कंसेक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज के न्यूमेरिकल आ जाएँ उनको इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंज के क्वेश्चन आ जाएँ तो उनको इन फार्मूला से सॉल्व करेंगे। इन फार्मूला के कंपेरेटिवली न्यूमेरिकल तो बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर ये फार्मूला आइडेंटिफाई होने के लिए आते हैं, लेकिन इन केस अगर कभी न्यूमेरिकल आ भी जाए तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, डी, थीटा, एम और लैम्डा। कोई से 3 गिवन होंगे तो फोर्थ वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑर्डर का इशू आता है कि ब्राइट का ऑर्डर क्या लिखना है और डार्क का ऑर्डर क्या लिखना है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये जो सेंटर में फ्रिंज बनती है ना, यानी जो सेंटर में फ्रिंज बनेगी, सेंटर में जो फ्रिंज बनेगी वो ब्राइट होगी। ये एमसीक्यू के लिए वर्ड भी याद रखना है। अगर आज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर पे जो फ्रिंज बनेगी वो कौन सी होगी, वो ब्राइट होगी। क्यों ब्राइट होगी इसको ज़रा देख लें। देखिए सेंटर पे पॉइंट आ रहा है ना वो, तो जो रे पॉइंट ए से ऊपर आएगी और जो रे पॉइंट बी से ऊपर जाएगी, बताएं दोनों में किसने ज़्यादा पाथ कवर किया है। ये सेंटर है ना, तो जितना पाथ ए और ए ने कवर किया है उतने ही पाथ बी से और ए ने भी कवर किया हुआ है। तो जब ये दोनों रेज सेंटर में मीट करेंगी तो इन दोनों रेज में पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। और पाथ डिफरेंस 0 ज़रा चेक करें ना, अगर m को 0 पुट करूँ तो आपका डी साइन थीटा इक्वल टू 0 नहीं आ जाएगा। अगर मैं m को 0 लिखता हूँ तो यहाँ पर डी साइन थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अभी मैंने बताया था डी साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो किसकी कंडीशन है, ये कंसेक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। अगर कंसेक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो सेंटर में जो फ्रिंज बनेगी वो ब्राइट फ्रिंज होगी। इसका मतलब ये होगा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर में जो फ्रिंज बनती है वो ब्राइट फ्रिंज होती है, और सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज को बोलते हैं 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर पे जो फ्रिंज बन रही है उसको हम 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे। अब मसला ये है कि वैसे तो ओरिजिन कॉमन होता है ना, कॉमन होने का मतलब ये है कि जिस तरह हम ओरिजिन बनाते हैं, ये एक्सेस हैं, ये ओरिजिन है, इधर +1 है, +2 है, इस तरफ कौन सा है, -1 है, -2 है। तो ये जो ओरिजिन 0 है वो कॉमन है। कॉमन मतलब वो पॉजिटिव का ओरिजिन भी वैल्यूज़ का है और नेगेटिव का भी ओरिजिन है। लेकिन ये जो ओरिजिन है ये ब्राइट और डार्क दोनों का ओरिजिन तो नहीं है। ये जो ओरिजिन या सेंट्रल पॉइंट अब बन रहा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो तो ब्राइट है, और इस ब्राइट फ्रिंज को हम किसका नाम देते हैं, 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह नंबर जब हम लिखते हैं तो 0 यानी ओरिजिन कॉमन होता है, वो जो 0 होता है उसको पॉजिटिव का भी कंसिडर कर सकते हैं और नेगेटिव का भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इस सेंट्रल फ्रिंज को ब्राइट और डार्क दोनों का कंसिडर नहीं कर सकते। यही वजह है कि यहाँ पर प्रॉब्लम भी आ रही होती है। और जब आपके ऑर्डर के एमसीक्यू आते हैं ना, ज़रा ध्यान सुनिएगा, तो ऑर्डर के एमसीक्यूज़ को हम कुछ यूँ सॉल्व करते हैं कि अगर आपसे पूछता है ना कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करता है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का ऑर्डर क्या होगा। ब्राइट में खैर वो इशू नहीं आएगा, ब्राइट ईजी होता है। अगर एमसीक्यू आ जाता है ना फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कैलकुलेट करें, मतलब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की आप लोगों ने m की वैल्यू पुट करनी है, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए आप लोगों ने m1 लिखना है। इस तरह अगर आपसे सेकंड ब्राइट फ्रिंज की बात करता है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, इसमें तो मसला नहीं है तो फिर ठीक है बात। सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए आप लोगों ने m को 2 लिखना है। और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की अगर बात करें तो उसको क्या बोलेंगे,
ज़ीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, और ज़ीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज के लिए आप लोगों ने एम क्या लिखना है, ज़ीरो लिखना है। अब सेंटर में अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है ना, तो इसके ऊपर भी डार्क फ्रिंज बनेगी और इसके नीचे भी क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। सेंटर में अगर ब्राइट है तो ऊपर डार्क है, फिर नीचे भी डार्क होगी। अब डार्क के ऊपर अगेन ब्राइट होगी और फिर इस डार्क के नीचे फिर क्या होगी, ब्राइट होगी। तो सेंटर में ब्राइट, ऊपर डार्क, नीचे भी डार्क, फिर डार्क के बाद ब्राइट, फिर इस डार्क के बाद क्या होगा, ब्राइट। इसी तरह ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर में डार्क नहीं बन रही, डार्क जो है वो सेंटर से थोड़ी ऊपर ही बन रही है। जिस तरह यहाँ पर एम की वैल्यू 0 + -1 है ना, इस केस में भी जो एम की वैल्यूज़ होती हैं ना वो वही होती हैं 0 + -1 + -2 एंड सो ऑन। तो जिस तरह इसकी मैंने थोड़ी देर पहले कंडीशन लिखी थी ना, एम की वैल्यूज़ पुट करो तो d sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, या आपके पास लैम्डा 2 लैम्डा आ जाएगा। तो ये सारी कंडीशन किसकी हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होने की कंडीशन हैं। इसी तरह यहाँ पर भी m आपके पास 0 से ही शुरू होता है। इसके अगर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे ना तो d sin थीटा, अगर m को यहाँ 0 हम पुट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, λ/2। m को यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 λ/2, 5 λ/2 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ जाएगा तो इंटरफेस कंस्ट्रक्टिव होता रहेगा। और अगर इसको क्या बोलते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, ये ऑड वैल्यूज़ है ना, अगर ऑड मल्टीपल आ जाए किसका, λ/2 का, तो इंटरफेस कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा। अब इशू ये है कि ब्राइट का ऑर्डर में तो मसले नहीं बना। ब्राइट का इस फार्मूले में अगर न्यूमेरिकल आएगा तो एम क्या पुट करना है, जो लिखा होगा। जो लिखा होने का मतलब क्या है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का कोई न्यूमेरिकल आ गया तो एम को 1 पुट कर देना है, सेकंड ब्राइट फ्रिंज का क्वेश्चन आ गया एम को 2 पुट कर देना है, थर्ड ब्राइट आपका 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज का आ जाएगा एम 0, थर्ड ऑर्डर ब्राइट आ जाएगा तो एम 3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम डार्क की बात करते हैं तो डार्क में अगर वो बात करता है कि फर्स्ट ऑर्डर डार्क, ठीक है। अब इशू ये कि 0 ऑर्डर डार्क तो हो ही नहीं सकती। 0 ऑर्डर डार्क तो तब होती जब वो सेंटर पे बन रही होती, तो सेंटर में तो डार्क बन ही नहीं रही, तो डार्क तो सेंटर से थोड़ी ऊपर बन रही है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डार्क होगी, यानी 0 ऑर्डर डार्क यहाँ पर होती ही नहीं है। ये बात आपको क्लियर होगी है ना। क्यों 0 ऑर्डर डार्क नहीं होती, 0 तो उसको बोलेंगे जो ओरिजिन पे होगी, तो ओरिजिन पे तो डार्क नहीं, ओरिजिन पे तो ब्राइट है। तो जो पहली डार्क होगी इसको 0 ऑर्डर डार्क नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको फर्स्ट ऑर्डर डार्क कहेंगे। अब मसला ये है कि डार्क का m कहाँ से शुरू करना है। m तो देखें ना, इसका भी 0 से शुरू होता है, इसका भी m कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। लेकिन जो ब्राइट है उसमें 0 ऑर्डर ब्राइट अवेलेबल थी, उसका m 0 था। लेकिन मसला ये कि यहाँ पर 0 ऑर्डर डार्क नहीं है, लेकिन इसका m फिर भी कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए शॉर्टकट आप यूँ याद रख लें कि जब आप लोगों ने MCQ के अंदर यहाँ पर m की वैल्यू पुट करनी हो, और आपसे आप लोगों ने m की क्या वैल्यू पुट करनी है, अगर आपका MCQ आता है ना फर्स्ट ऑर्डर डार्क कैलकुलेट करें, तो फर्स्ट ऑर्डर डार्क के लिए, क्योंकि 0 ऑर्डर डार्क तो होती नहीं है, क्यों नहीं होती, वो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओरिजिन पे नहीं बन रही। तो जो पहली डार्क फ्रिंज बनेगी उसको 0 ऑर्डर डार्क के बजाय फर्स्ट ऑर्डर डार्क कहेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर डार्क के लिए m क्या लिखना है, तो डार्क के लिए रूल ये याद रखना है कि जो डार्क के साथ यहाँ पर नंबर जो भी लिखा होगा ना, उस नंबर में से 1 माइनस कर लें, उस नंबर में से 1 क्या करें, माइनस करके उसका ऑर्डर बना लिया करें। तो अगर आपसे कहते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर डार्क के लिए m कितना होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर डार्क के लिए m कितना होगा, 0 होगा। तो अगर आपसे कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर डार्क फ्रिंज कैलकुलेट करें, उसका d sin थीटा बताएं, ये फर्स्ट ऑर्डर डार्क के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप m को यहाँ पर क्या पुट करोगे, 0। तो फर्स्ट ऑर्डर डार्क के लिए अगर आपका कभी MCQ आ जाए कि d sin थीटा किसकी इक्वल होगा, तो d sin थीटा इक्वल टू λ/2 की इक्वल होगा। या अगर फर्दर न्यूमेरिकल आ जाता है कि d है, थीटा है, लैम्डा में से कोई चीज़ कैलकुलेट करने को कहता है, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर फार्मूला पूछे तो d sin थीटा इक्वल टू λ/2 फार्मूला होगा। इस तरह बच्चों अगर आपसे वो पूछता है सेकंड ऑर्डर डार्क, यानी अगर अब वो बात करता है सेकंड ऑर्डर डार्क की बात करें, तो सेकंड ऑर्डर डार्क के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि डार्क की वैल्यूज़ बताने के लिए यहाँ पर जो लिखा होता है उसमें से 1 क्या करना है, माइनस करना है। तो सेकंड ऑर्डर डार्क के लिए आप लोगों ने m कितना पुट करना है, 1 पुट करेंगे। तो आप लोग इस फार्मूले में m को 1 पुट करेंगे, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर डार्क के लिए। इसका मतलब ये हुआ जब न्यूमेरिकल आएंगे ब्राइट और डार्क के, तो सिर्फ एक इशू आपको फेस करना पड़ेगा कि ब्राइट में तो वो इशू नहीं रहेगा। ब्राइट का जो ऑर्डर गिवन होगा, फर्स्ट ब्राइट है, सेकंड ब्राइट है, थर्ड ब्राइट है, वही लिखेंगे m1 m2 m3। और इसमें 0 ऑर्डर ब्राइट भी होती है,
ब्राइट के अंदर ये ऑप्शन है। डार्क में पहली बात ये कि ज़ीरो ऑर्डर डार्क फ्रिंज नहीं होती। जो पहली डार्क बनती है वो ओरिजिन से थोड़ी ऊपर या नीचे बनती है, इसको ज़ीरो ऑर्डर डार्क की बजाय फर्स्ट ऑर्डर डार्क कहते हैं। और डार्क का आप लोगों ने एम जब यहाँ पर पुट करना है तो जो ऑर्डर के साथ वर्ड लिखा होगा उसमें से 1 माइनस करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपके एमसीक्यू ये आ जाए कि 7th ऑर्डर डार्क फ्रिंज का एम कितना होगा, अगर आपसे मैं पूछूं ना फॉर 7th ऑर्डर डार्क फ्रिंज, सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए यूँ लिख लेते हैं कि 7th ऑर्डर डार्क के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहली बात तो ये कि 7th ऑर्डर डार्क का आपको पता होना चाहिए एम कितना होगा। क्या रूल बताया, 1 माइनस करो तो कितना आंसर आ जाएगा 6। अब अगर 7th ऑर्डर डार्क के लिए करेक्ट फार्मूला उसने पूछा हुआ होगा तो हम क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा इक्वल टू, इस वाले से सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले से करने बात है कि इसको यहाँ पुट करें तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो ना तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 कितना होता है 13, तो 13 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह के भी एमसीक्यू आ रहे होते हैं कि कंप्लीट सॉल्व करने के बजाय इतना क्वेश्चन आ रहा होता है कि 7th ऑर्डर डार्क के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डी साइन थीटा 13 लैम्डा बाई 2 होगा। अगर आप इससे भी करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, 6 यहाँ लिखेंगे ना, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 13 लैम्डा बाई 2 ही बनेगा। तो आपको बच्चों क्लियर होगी बात कि डार्क के फार्मूले में जो गलती होने के चांसेस होते हैं वो सिर्फ एम में गलती हो सकती है, और एम की गलती को ठीक करने का तरीका बता दिया है कि उसमें से 1 क्या कर दो, माइनस कर दो। और उसकी वजह क्यों आ रही है, 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, वो अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर डार्क में ज़ीरो ऑर्डर डार्क एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसका एम फिर भी कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम आने के लिए हम डार्क के ऑर्डर में से 1 क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। एक बच्चे बहुत बेसिक एमसीक्यू मैंने लिखा है, मैं लिखा है इफ़ नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर इक्वल टू 10, अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हैं वो इक्वल टू 10 हो जाएं अबव द ज़ीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, यानी ये दरमियान में जो है वो ज़ीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है ना, इसे ज़ीरो ऑर्डर ब्राइट बोलते हैं ना, इससे ऊपर वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस, इफ़ नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर इक्वल टू 10 अबव द ज़ीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, इससे ऊपर जो है वो 10 फ्रिंजेस हैं, यानी टोटल फ्रिंजेस इससे ऊपर 10 हैं। किससे ऊपर, ज़ीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज से ऊपर 10 फ्रिंजेस हैं। एंड पे देखें रेफरेंस लिखा है अबव द ज़ीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होंगी। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि जितनी इस ओरिजिन से ऊपर फ्रिंजेस होती हैं उतनी फ्रिंजेस ओरिजिन से नीचे भी होती हैं। अब अगर किसी एमसीक्यू में ओरिजिन से ऊपर 10 फ्रिंजेस हैं तो ओरिजिन से नीचे भी कितनी होंगी, 10 ही फ्रिंजेस होंगी। ओरिजिन से ऊपर भी 10, ओरिजिन से नीचे भी कितनी होंगी, 10 होंगी। ठीक होगी बात। अब ऊपर भी 10 है और नीचे भी 10 है, अब वो पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस क्या हो, कितनी होंगी। तो अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस जब वो कैलकुलेट करते हैं तो उनको आइडिया होता है कि ओरिजिन से जितनी ऊपर होंगी उतनी ओरिजिन से नीचे होंगी। ये बेसिकली ओरिजिन में बोल रहा हूँ इस सेंट्रल ब्राइट को ना, तो ये अबव द सेंट्रल ब्राइट होगी और ये क्या हो जाएंगी, बिलो द सेंट्रल ब्राइट, कि सेंट्रल ब्राइट से ऊपर जितनी है नीचे भी उतनी ही होंगी। अगर ऊपर 20 गिवन होती तो नीचे भी 20 होती। ठीक है, तो अक्सर बच्चे इसका एमसीक्यू का आंसर 20 लिख देते हैं। तो असल में ओरिजिन से ऊपर भी 10 है तो ओरिजिन से नीचे भी 10 होंगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैलकुलेट करते हुए सेंट्रल फ्रिंज को भी तो काउंट करोगे ना। सेंट्रल फ्रिंज तो ब्राइट है तो यहाँ पर आप लोगों ने +1 ऐड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनेगी, 21 बनेगी, 20 नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन फिर कौन सा बनेगा, चार्ली ऑप्शन होगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर किसी स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस बन रही हैं उनमें से ब्राइट फ्रिंजेस ज़्यादा बनेगी या डार्क ज़्यादा होंगी, तो ब्राइट और डार्क अगर कम या ज़्यादा पूछे तो ब्राइट फ्रिंज हमेशा डार्क फ्रिंजेस से एक क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। जिस तरह यहाँ पर टोटल फ्रिंजेस कितनी बन रही हैं, 21 हैं, तो इन 21 में से 10 फ्रिंजेस जो हैं वो डार्क हैं और 11 फ्रिंजेस जो हैं वो ब्राइट फ्रिंजेस हैं। तो हमेशा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस होती हैं उनमें ब्राइट फ्रिंजेस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू किससे, डार्क से, और कितनी ज़्यादा होती हैं, 1 ज़्यादा होती हैं। जिस तरह टोटल फ्रिंजेस इस एमसीक्यू में 21 हैं तो इसमें 10 डार्क हैं और 11 क्या हैं, ब्राइट फ्रिंजेस होंगी। तो ये बात आप लोगों ने बच्चे याद रखनी है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर सेंट्रल फ्रिंज की वो बात करें, सेंटर फ्रिंज से अबव फ्रिंजेस आपको गिवन हो तो टोटल फ्रिंजेस निकालते हुए ऊपर और नीचे बराबर होंगी, लेकिन आप एंड पे +1 ऐड करेंगे फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस। और एंड पे कंक्लूजन आपको बताया है
कि अगर पूछे फ्रिंजेस ज़्यादा कौन सी होंगी तो ब्राइट फ्रिंजेस हमेशा ग्रेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू डार्क फ्रिंजेस से, और कितनी ग्रेटर होंगी, 1 ग्रेटर होगी। वो जो सेंट्रल ब्राइट की बात हो रही है तो सेंट्रल ब्राइट के कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। हम सेंट्रल पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। और किसका सेंट्रल पॉइंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट होता है ना, इसका एमसीक्यू यूँ आ रहा होता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल स्पॉट जो होगा वो आपका ब्राइट होगा या सेंट्रल स्पॉट आप लोगों का वाइट होगा। ये एमसीक्यू आ रहा होता है कि सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होगा या वाइट होगा। अगर एमसीक्यू की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है ना कि इफ़ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी यूज़ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो अगर वो ये कहते हैं ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की है, तो अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे तो फिर हम सेंट्रल स्पॉट को ब्राइट बोलेंगे। ब्राइट का मतलब क्या है ना, मैं आसान करता हूँ बात, मैं यूँ कहता हूँ मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए रेड लाइट यूज़ की है, तो रेड लाइट जो मैं बोल रहा हूँ वो लाइट कौन सी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो फिर सेंट्रल स्पॉट क्या होगा, तो अब हम सेंट्रल स्पॉट को ब्राइट कहने के बजाय रेड बोलेंगे, क्योंकि ब्राइट जो है वो रिप्लेसमेंट वर्ड है किसी भी पर्टिकुलर कलर का। अगर हमें कलर ना पता हो ना कौन सा कलर है तो उसके लिए वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, ब्राइट यूज़ करते हैं। जिस तरह बात चेंज करता हूँ, मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ग्रीन लाइट यूज़ की है, तो ग्रीन मोनोक्रोमेटिक है ना, तो अब सेंट्रल स्पॉट कौन सा होगा, ग्रीन होगा। क्लियर होगी बात। तो ब्राइट का मतलब वो पर्टिकुलर कलर होता है जो हमें पता अगर ना हो कलर कौन सा है तो हम उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ब्राइट वर्ड यूज़ करते हैं, अगर एमसीक्यू के अंदर वो कलर मेंशन ना हो। क्लियर होगी बात अब आपको। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर एमसीक्यू आता है ना मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करें तो सेंट्रल पॉइंट कौन सा बनेगा, ये वाला जो होगा, तो हम बोलेंगे सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होगा। अगर वो कहता है ग्रीन लाइट यूज़ कर रहे हैं तो सेंट्रल स्पॉट फिर ग्रीन चूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ ब्राइट, क्योंकि ग्रीन प्रॉपर वर्ड है, क्योंकि जो ब्राइट वर्ड है वो तो रिप्लेसमेंट वर्ड है ना, रिप्लेसमेंट वर्ड हम किसी की जगह यूज़ करते हैं जब वो हमें कलर एग्जैक्ट पता ना हो। तो जब कलर पता है तो फिर हमें ब्राइट वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ब्राइट आपको समझ आ गया, किसी कलर है, कोई ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, कोई पर्टिकुलर कलर है। अच्छा, अब अगर आपके एमसीक्यू आ जाता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम वाइट लाइट यूज़ करें, अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो फिर सेंट्रल स्पॉट वाइट होगा। वाइट आपको बच्चों पता है ना, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं, वाइट कहते हैं। तो ब्राइट एक कलर, वाइट 7 कलर्स। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ब्राइट को आप रेड समझ लें, रेड है और दूसरी तरफ वाइट है। अब आपको समझ आ गया होगा, ब्राइट को माइंड में रेड लेकर आए ना और उधर आप वाइट सोचें, तो रेड जो है वो ब्राइट को शो कर रहा है और वाइट कलर मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं, वाइट कहते हैं। तो अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम वाइट लाइट यूज़ करें तो सेंट्रल स्पॉट फिर क्या होगा, वाइट होगा। ये सिचुएशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इंटरफेरेंस के लिए तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होना ज़रूरी है। तो कल मैंने बच्चों आपको बताया था कि अगर 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट हों तो दे शुड बी मोनोक्रोमेटिक, लेकिन बताया था कि अगर सिंगल सोर्स ऑफ लाइट हो तो वो मोनोक्रोमेटिक भी हो सकता है और वो पॉलीक्रोमेटिक भी हो सकता है। तो अब ज़रा खुद सोचो, यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में 1 सोर्स ऑफ लाइट यूज़ किया है या 2 सोर्स, तो यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में 1 सोर्स ऑफ लाइट यूज़ की है, तो वो वाइट भी हो सकता है। अगर वो वाइट लाइट सोर्स दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका भी इंटरफेस होगा और उस केस में जो सेंट्रल स्पॉट होगा वो वाइट बनेगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब अगर आपका एक तो एमसीक्यू होगा, अब आपको क्लियर हो गया ना, ब्राइट और वाइट का भी चक्कर होता है, ये भी बात याद रखनी है। बाकी वो आपको क्लियर हो चुका है, सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होता है, उसमें अभी बात नहीं कर रहा। या वाइट भी हो सकता है और ब्राइट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि एमसीक्यू में ये वाला लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये वाला वर्ड लिखा हुआ है। अब आ जाता है फ्रिंजेस कौन सी बनेगी, यानी फ्रिंजेस कौन सी बनेगी। ये फ्रिंजेस है ना, ये इंटरफेस की लाइंस को फ्रिंजेस कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने ब्राइट डार्क फ्रिंजेस लिखी हुई है ना, तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है, अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे तो फिर आप लोगों ने याद रखना है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेगी। उस केस में ब्राइट एंड कौन सी बनेगी, डार्क फ्रिंजेस बन रही होंगी। तो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस कब बनेगी, जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे। तो अगर आपका एमसीक्यू आ जाता है अगर हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो फिर कौन सी फ्रिंजेस बनेगी, फिर आप लोगों ने याद रखना है कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी। अगर आप लोग जो है वो वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो फिर आप लोगों के पास कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी। कलर्ड फ्रिंजेस मीन कि आप लोगों के पास वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स है ना, वेव गायर होता है ना,
VIBGYOR। तो वायलेट से लेकर रेड की तरफ जाते हैं, आपको पता है ना वेवलेंथ क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। तो फिर आपके पास कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी। इसके कलर्ड फ्रिंजेस के पैटर्न के फर्दर भी MCQ आ जाते हैं, मैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये सेंट्रल स्पॉट हो गया ना, अगर आप वाइट लाइट यूज़ करोगे तो सेंट्रल स्पॉट तो वाइट होगा। अब एक MCQ आ रहा होता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप वाइट लाइट यूज़ कर रहे हो तो सेंट्रल स्पॉट तो वाइट है, तो वाइट से नेक्स्ट फ्रिंज किस कलर की बनेगी? तो वाइट से ऊपर भी जो नेक्स्ट फ्रिंज बनेगी वो वायलेट कलर की होगी, और नीचे भी जो फ्रिंज बनेगी वो कौन सी होगी? वायलेट कलर की होगी। इसका मतलब है कि यहाँ से पैटर्न बनना शुरू होगा वायलेट, और एंड तक कहाँ तक जाएगा? रेड तक। दरमियान में सारे कलर्स होंगे, इधर भी वायलेट से और एंड तक कहाँ तक जाएगा? रेड तक जाएगा। जी मैं बात कर रहा हूँ कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो सेंट्रल स्पॉट वाइट होगा, और फ्रिंजेस जो बनेंगी वो कलर्ड फ्रिंजेस होंगी, वायलेट रेड, वायलेट से लेकर रेड तक, और सेंट्रल स्पॉट वाइट होगा। और ये वायलेट वाला MCQ आपको समझ आ गया ना कि अगर सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होगा, सेंट्रल स्पॉट वाइट कब होगा? जब हम वाइट लाइट यूज़ करेंगे। तो फिर जो सेंट्रल फ्रिंज आपकी बनेगी वो तो वाइट होगी, लेकिन उससे जो नेक्स्ट फ्रिंज बनेगी वो कौन सी बनेगी? वायलेट फ्रिंज होगी। अब सेंट्रल जो फ्रिंज है वो वायलेट कलर की क्यों बन रही है? ये जब मैं आपको नेक्स्ट यूनिट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट समझाऊंगा तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो आप लोगों के पास वायलेट कलर की क्यों बन रही है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक चीज़ होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N से डिनोट करते हैं, N मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर आपसे कोई बंदा पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फिजिकल मीनिंग क्या है, तो मैं तो अक्सर कहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है विच डिसाइड दी बेंडिंग ऑफ लाइट, जो डिसाइड करता है लाइट की बेंडिंग ऑफ लाइट को। तो मैंने लिख भी दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो डिसाइड करेगा बेंडिंग ऑफ लाइट को। और याद रखना है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, तो जिस कलर की वेवलेंथ जितनी कम होगी उस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वायलेट से रेड की तरफ जाते वेवलेंथ कम हो रही है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर क्या हो रहा है? कम नहीं हो रहा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिकली क्या चीज़ है? पैरामीटर है विच डिसाइड दी बेंडिंग ऑफ लाइट। तो मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा कौन सा कलर बेंड होगा? वो कलर सबसे ज़्यादा बेंड होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो जब यहाँ पर आकर वाइट लाइट स्ट्राइक करेगी, यहाँ पर भी वाइट लाइट स्ट्राइक करेगी, तो इंटरफेरेंस तो तभी होना है ना। ये नहीं होता, अक्सर बच्चे समझते हैं कि शायद वाइट लाइट के इंटरफेरेंस का ये मतलब है कि वायलेट के साथ ग्रीन मिलेगा तो इंटरफेरेंस हो जाएगा। लेकिन वाइट लाइट में भी इंटरफेरेंस कब होगा? जब वायलेट के साथ वायलेट मिलेगी, ग्रीन के साथ ग्रीन मिलेगी, येलो के साथ येलो मिलेगी, एंड सो ऑन। यानी जब सेम कलर मिलते हैं तो ही इंटरफेरेंस होता है। अगर किसी पॉइंट पे सपोज करें, अगर मैं आपसे पूछूं वायलेट और ग्रीन मिल रहे हैं, किसी पॉइंट पे वायलेट और ग्रीन मिल रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। समझ आ गई बात की ना। तो अगर दो डिफरेंट कलर मिलते हैं तो उस पॉइंट पे किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। इंटरफेरेंस कब होता है? जब दो सेम कलर मिलते हैं, वायलेट वायलेट मिले, ग्रीन ग्रीन मिले या येलो येलो मिलेंगे तो इंटरफेरेंस होगा। अब मुझे बताओ वायलेट और ग्रीन मिलेंगे तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये क्लियर होगी बात ना कि इंटरफेरेंस होने के लिए कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, सेम कलर्स का होना ज़रूरी है। वाइट लाइट का इंटरफेरेंस समझ आ रहा है ना कि इंटरफेरेंस होने के लिए सेम कलर्स का होना ज़रूरी है। तो वायलेट वायलेट के साथ जब मिलेगा तो इंटरफेरेंस होगा। मैं ये नहीं कह रहा कंस्ट्रक्टिव होगा, वायलेट वायलेट के साथ मिलेगा तो इंटरफेरेंस होगा। अब कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा वो डिपेंड करेगा कि जो दोनों वायलेट हैं उनके दरमियान में पास डिफरेंस कितना है। दो वायलेट किधर से आ गई? देखिए जब वाइट लाइट ने यहाँ पर आकर स्ट्राइक किया और यहाँ पर आकर स्ट्राइक किया, तो इस वाइट लाइट ने जब यहाँ पर आकर स्ट्राइक किया तो हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट थी, तो हर कलर की बेंडिंग क्या हुई? डिफरेंट होगी। जब हर कलर की बेंडिंग डिफरेंट होगी तो यहाँ पर 7 जो वेवलेंथ होंगी, हर वेवलेंथ डिफरेंट एंगल पे बेंड होगी। यानी यूँ वेवलेंथ बेंड हो रही है, यानी डिफरेंट एंगल पे वेवलेंथ क्या हो रही है? बेंड हो रही है। इधर भी डिफरेंट एंगल पे वेवलेंथ क्या हो रही है? बेंड हो रही है। तो जो सबसे ज़्यादा बेंड होगी वो सबसे नीचे जाएगी ना।
जो सबसे ज़्यादा बेंड होगी वो सबसे नीचे जाएगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा बेंड कौन सी हो रही है, फिर जिसकी वेवलेंथ कम है वही ज़्यादा बेंड होगी। तो यही वजह है कि वायलेट यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेंड हो रही है, इधर भी नीचे वायलेट सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो याद रखना कि वायलेट और वायलेट मिलने से इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होना है या डिस्ट्रक्टिव होना है, वो अगेन डिपेंड करेगा उन दोनों वायलेट के पाथ डिफरेंस के ऊपर। अगर पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव को ओबे करता है तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, अगर डिस्ट्रक्टिव को ओबे करता है तो फिर कौन सा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल में वाइट के बाद नेक्स्ट वायलेट आने की कंडीशन आपको समझ आ गई है ना, कि बेसिकली यहाँ पर जब लाइट की बेंडिंग शुरू होगी तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग वायलेट कलर की होगी। तो वायलेट कलर की रेज यहाँ पर जाकर आपस में मिलेंगी। इधर से एक वायलेट आ रही है ना, यूँ समझ लें, और इधर से भी एक वायलेट जा रही होगी यहाँ पर। जब ये दोनों वायलेट इस पॉइंट पे मिलेंगी तो उस पॉइंट पे आपके पास कौन सा फिनोमेना होगा, इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। और कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा वो तो डिपेंड किस पे करेगा, पाथ डिफरेंस पे ही करेगा। तो ये बच्चों आपको आइडिया होगा कि सेंट्रल स्पॉट ब्राइट और वाइट का मतलब क्या है। हम नॉर्मली क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहे होते हैं तो इसलिए हम लोग उसको ब्राइट ही वर्ड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कभी एमसीक्यू आ जाए तो आपको ब्राइट और वाइट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने बहुत डिटेल से तो नहीं लेकिन शार्ट सी बात की है कि वाइट लाइट का जब इंटरफेरेंस होता है उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि दो डिफरेंट कलर्स में मिलें तो वहाँ इंटरफेरेंस हो जाता है। जिस पॉइंट पे दो डिफरेंट कलर्स डेफिनेटली मिलेंगे वहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन इंटरफेरेंस किस पॉइंट पे होगा, जिस पॉइंट पे दोनों सेम कलर्स की लाइट मिलेंगी। सेम कलर्स की लाइट कैसे मिलती हैं वो आपको समझ आ गया है कि जब लाइट यहाँ पर बेंड होगी तो लाइट इस फार्मूला के अकॉर्डिंग बेंड होगी। हर कलर की बेंडिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो आप बता सकते हैं किस कलर की बेंडिंग कम हो रही है, किस कलर की बेंडिंग ज़्यादा हो रही है। तो किसी भी पॉइंट पे जब दो सेम कलर्स की लाइट मिलेंगी तो उस जगह पर इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब उनका कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव होना अगेन डिपेंड करेगा उन दोनों के पाथ डिफरेंस के ऊपर।